गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज हम डिस्कस करेंगे 21 मई के करंट अफेयर। और सबसे पहले हम अपने मॉर्निंग को थॉट को देखते हैं कि क्या है हमारे पास। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। और उनका कथन था, आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो निश्चित ही आप अपनी आदतों को बदलिए, क्योंकि जब आदतें बदलेंगी तो अपने आप आपका जो फ्यूचर है, जो आपका भविष्य है, वो बदल जाएगा। कितनी छोटी छोटी सी बात इन्होंने कही है कि आपको अपना भविष्य नहीं बदलना है ना। आप मतलब इतना लंबा हम नहीं सोच सकते कि भविष्य में क्या होगा, हम उससे कैसे डील करेंगे। लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारी आज की आदत है, उस आदत में सुधार हो जाए, है ना। वो आदत कुछ भी हो सकती है, हमारी व्यवहारिक कोई आदत हो सकती है, हमारी कोई एक्टिविटी हो सकती है, हमारी कोई सोच हो सकती है, हमारा कोई लक्ष्य हो सकता है। तो अपने आप को पहचानिए और अपनी आदतों में सुधार करिए, क्योंकि जब छोटी छोटी आदतें बदलेंगी तो उन आदतों का प्रभाव जो है, एक आप रूटीन में आ जाएंगे, डेली लाइफ में उन आदतों को करते हैं, तो जैसे जैसे वो हैबिट्स हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाएंगी, उसका असर हमारे फ्यूचर पर पड़ेगा, यानी हमारे भविष्य पर उसका असर निश्चित ही पड़ेगा। तो इसी विचारधारा के साथ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस या इंटरनेशनल टी डे के बारे में। हम सब चाय के शौकीन हैं, तो देखिए आज जो है यानी 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होता है। यानी पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 21 मई को। और इसके पीछे का जो, अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम सबको अच्छे से पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FAO कहते हैं। तो FAO के द्वारा पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने इसकी मान्यता दी है। इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि चाय के बारे में है, तो निश्चित ही भारत की प्रमुखता रही होगी। तो 2015 में ही जो FAO है, उसके तहत भारत के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था और ये बोला गया था कि हम 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है। और उसके बाद से ही FAO ने भारत का प्रस्ताव स्वीकार किया और उसके बाद से 21 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस या इंटरनेशनल टी डे मनाने लगे। अच्छा, मई को सेलेक्ट क्यों किया गया है? मई महीने को इसलिए सेलेक्ट करा गया है क्योंकि पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में जो मई का महीना है, उसमें चाय का जो उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही के महीने को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में चुना गया था। क्लियर? इंटरनेशनल टी डे। ओके। देखो, चाय का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो देखो चाय के इतिहास के बारे में बात करेंगे और जिस पौधे से चाय का जन्म होता है, जो पेय पदार्थ बनता है, जिसको हम टी कहते हैं, चाय कहते हैं, उस पौधे का क्या नाम है? तो उस पौधे का नाम है कैमेलिया सिनेंसिस। कैमेलिया सिनेंसिस ये पौधा है जिससे चाय नामक जो पेय पदार्थ है वो बनता है। और आपको मैं बता दूं कि जो चाय का इतिहास है, कहा जाता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि जो चाय का उत्पादन है या जो चाय है वो सबसे पहले चाइना में आई, लगभग 5000 साल पहले। और इसके अलावा जो उत्तरी पूर्वी एशिया वाले जो क्षेत्र हैं, जिसमें भारत आएगा, म्यांमार आता है, चाइना आता है, वहां पर कहा जाता है कि इसकी मूल उत्पत्ति हुई थी चाय की। ठीक है। आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे हम हर साल कब मनाते हैं? तो 21 मई को मनाते हैं। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि ये क्यों मनाया जाता है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस या फिर जो एंटी टेररिज्म डे है, वो भारत में 21 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी एक आतंकवादी संगठन लिट्टे के द्वारा। ठीक है। और कहाँ पर करी गई थी? तो हम सब ने अगर हिस्ट्री पढ़ी है या हम सब थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं पॉलिटिक्स में, तो हमें पता होगा कि 21 मई को ही 1991 में तमिलनाडु में एक जगह जगह है जिसका नाम है श्री पेरम्बुदुर।
श्री पेरुम्बुदूर, वहां पर वो कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए गए हुए थे। तो उसी समय लिट्टे के आतंकवादी संगठन के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। अगर राजीव गांधी जी के बारे में बात करूं तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ ली थी, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 1984 में, उसके बाद से। और इन्होंने जो है 1989 तक ये थे, ये जो है प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे हमारे देश में। देखिए, ये बताया जाता है कि जब लिट्टे के द्वारा आतंकवादी हमला हुआ, जिस समय कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे थे राजीव गांधी जी तमिलनाडु में, तो वहां पर जो लिट्टे से संबंधित थी एक महिला, वो जो है अंदर उसने बॉम्ब पहन रखा था और ऊपर से उसने कपड़े पहन रखे थे। तो वो राजीव गांधी जी का पैर छूने के लिए आई और उसी समय बम जो है एक्सप्लोर कर गया। उसी समय जो है और उस एक्सप्लोर की वजह से, यानी बम फट गया और उसके फटने की वजह से राजीव गांधी जी के साथ साथ 25 लोगों की वहां पर डेथ हो गई थी। ठीक है। तो ये पूरा जो एक फैक्ट है हमें पता होना चाहिए। तो इसी दिन की याद में राजीव गांधी जी को हम श्रद्धांजलि देते हुए, और आतंकवाद कितना ज्यादा हानिकारक है, कितना ज्यादा खतरनाक है हमारे देश के लिए, इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं 21 मई को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की नियुक्ति करी गई है। ठीक है। उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है प्रशांत कुमार मिश्रा और कलपति वेंकट रमन विश्वनाथन। इनको शपथ दिलाई गई है न्यायाधीश के पद के लिए। किसने दिलाई है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं। कौन है? तो DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा। और इनके नाम का जो अनुमोदन था वो पहले ही जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा कर दिया गया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 34 हो गई है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो कितनी हो गई है? तो 34 हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जून का जो महीना है उसमें 3 जज रिटायर भी हो जाएंगे। कौन कौन से जज रिटायर हो जाएंगे उनके नाम देख लेते हैं। तो जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी और V रामा सुब्रमण्यम, ये जून में रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, वो संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति करी जाती है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का जो भाग 2 है वो और साथ में ही 217, ये दोनों अनुच्छेद ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है। ये हमें जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। Justice Prashant Kumar Mishra and senior advocate Kalpathy Venkatraman Vishwanathan took oath of office as judges of the Supreme Court on 19th May. न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्तमान कोलिजियम प्रणाली क्या है? देखो, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती है तो उसके लिए कोलिजियम बनाया जाता है। कोलिजियम का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक समिति बनाई जाती है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, यानी जो हमारे CJI होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। और इनके अलावा 4 वरिष्ठतम जो जज हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट के बारे में बात किया जाए तो हमारे जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और इसके अलावा उनके साथ में 4 जो वरिष्ठ वकील होते हैं, या जो 4 वरिष्ठ जज होते हैं, सॉरी वकील नहीं, जो जज होते हैं वो इस कोलिजियम का हिस्सा होते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जो कोलिजियम है वो निर्णय लेती है कि किसको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया जाएगा, है ना। और उनके नाम का अनुमोदन किया जाता है। फिर उनका जो नाम है वो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पास भेजा जाता है और उसके बाद से वहां से अप्रूव होकर आता है। फिर जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है, शपथ ग्रहण करने की और कार्यकाल से रिलेटेड जो प्रक्रिया है तब स्टार्ट की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के 193 जो 1993 में, यानी 1993 में फैसला लिया गया था कि जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति के लिए कोलिजियम बनाया जाएगा। ठीक है ना। यानी 1993 में यह डिसीजन लिया गया था कि एक कोलिजियम के द्वारा ही जो न्यायालय हैं, जो हमारे देश के कोर्ट्स हैं, वहां पर जजेस की नियुक्ति करी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए। ठीक है।
देखिए, जो वर्तमान में कोलेजियम प्रणाली है या जो कोलेजियम सिस्टम है जजेस की नियुक्ति के लिए, उसके पहले क्या स्थिति थी वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो 2014 में, ठीक है, संसद के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पारित किया गया, भारत के संविधान में 99 नंबर का संशोधन करके, ठीक है। और इस संशोधन के माध्यम से ये बोला गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की यानी जो जजेस की नियुक्ति होती है उसके लिए कोलेजियम प्रणाली नहीं अपनाई जाएगी, उसकी जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग काम करेगा जो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, ठीक है। लेकिन 2015 में ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस आधार पर रद्द कर दिया कि ये जो आयोग है ये हमारे संविधान की जो मूल विचारधारा है, जो हमारी मूल संविधान की जो मूल संरचना है उसका उल्लंघन कर रहा है ना। तो इसके बाद से ही इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और ये डिसीजन लिया गया कि कोलेजियम के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में और हमारे हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करी जाएगी, ठीक है। तो तब से जो है कोलेजियम के द्वारा ही जजेस की नियुक्ति करी जाती है। अब देखो, जैसा कि अभी हम सबने देखा था कि कांग्रेस ने कर्नाटका में विजय हासिल करी है। कर्नाटका का विधानसभा का चुनाव हुआ था, ठीक है। और हम सबको जैसा कि पता भी है कि कर्नाटका का जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तो कांग्रेस 34 सालों के बाद इतनी बड़ी जीत के साथ कर्नाटका में वापस आई है और लगभग 136 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। तो इसी अवसर पर वहां के मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया को वहां के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ के? कर्नाटका के। और कर्नाटका कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? कौन है? तो डी के शिव कुमार। तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। किसको? डी के शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है कर्नाटका के लिए। अच्छा, ये जो शपथ ग्रहण प्रोग्राम है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एक स्टेडियम है जिसका नाम है कांटेरावा स्टेडियम, वहां पर शपथ ग्रहण प्रोग्राम हुआ था 20 मई को और उसके तहत ही इनको शपथ दिलाई गई है कर्नाटका के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया को, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सांड है और उसको काबू करने की कोशिश की जा रही है। जी, ये वही उत्सव है जिसको जल्लीकट्टू कहते हैं, तमिलनाडु का फेमस उत्सव है और एक पारंपरिक उत्सव है। इसी के बारे में डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये बोला गया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसकी वैधता बरकरार रहेगी। और इसके ऊपर डिसीजन किसने लिया है? तो डिसीजन लिया गया है न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा, ठीक है। और ये बोला गया है कि जो भी कानून बनाया गया था अधिनियम 2017 के तहत जल्लीकट्टू को लेकर, यानी जो केंद्रीय पशु क्रूरता अधिनियम है उसके तहत 1960 में तमिलनाडु सरकार की ओर से जो भी संशोधन किया गया है वो संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है और कहा है कि इस खेल पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो नियम और कानून है उसमें बदलाव करने की जरूरत है। On May 18th, the Supreme Court upheld the validity of a Tamil Nadu law allowing the bull sport Jallikattu. Bull sport Jallikattu. Okay. नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं जल्लीकट्टू को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या है, कैसा खेल होता है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक सांड है वो भाग रहा है और उसको पूरी जो जनता है उसके पीछे लगी हुई है और उसको काबू करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु का एक पारंपरिक और लोकप्रिय त्योहार है ये, जो आप देखेंगे जब पोंगल का उत्सव मनाया जाता है, यानी पोंगल का उत्सव जो तमिलनाडु में फसल कटने का उत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसके दौरान ही जल्लीकट्टू को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात हो रही है और ये बोला जा रहा है कि इस त्योहार को बैन करने की जरूरत नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके जो नियम है उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है, ठीक है। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है, हम सब ट्विटर का यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि अनवांटेड आती हैं जो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के ऊपर एक डिसीजन लिया गया है, वो देखते हैं क्या है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर और गूगल, अगर इन पर कुछ भी पोस्ट किया जाता है तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नहीं होगी। ये डिसीजन लिया गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
और साथ में इस डिसीजन की वजह से जो हमारा टेक्निकल इंडस्ट्री है, जो हमारी बौद्धिक संपदा अधिकार है और जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है ना, तो उसके निर्णय पर दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी आगे जाकर इस जो फैसले का असर हमें देखने को मिलेगा इन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल काफी ज्यादा सुर्खियों में था ये न्यूज, है ना। यानी 20 मई की अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा पॉपुलर न्यूज कौन सी थी, तो यही थी कि भारत में अब 2000 के रुपए के जो नोट है वो बैन कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। तो जो 2000 रुपए का नोट है उसको बंद किया जाएगा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 2000 रुपए के नोट अब जारी भी नहीं किए जाएंगे और लीगल टेंडर के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। यानी इसको एक लीगल टेंडर के रूप में स्थिति इनकी बनी रहेगी, लेकिन अब इसको जारी नहीं किया जाएगा। और साथ में ही 2000 रुपए के जो नोट हैं अब चलन में नहीं रहेंगे, तो ये वापस कहाँ जाएंगे? बैंकों में जाएंगे, नेचुरल सी बात है। तो जो बैंकों की शाखाएं हैं वो 30 सितंबर तक इन 2000 नोटों को ले सकती हैं, ठीक है। यानी और साथ में मैं ये भी बता दूं आपको कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं और उनका जो अमाउंट है वो कितना है, लगभग 20,000 है, तो 20,000 रुपए के जो मूल्य वर्ग के जो नोट हैं वो आप एक बार में किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर जमा करा सकते हैं और उसके बदले में जो दूसरे नोट हैं जो चलन में है वो आपको मिल जाएंगे बैंक के माध्यम से। तो इसके लिए एक टाइम जो है लिमिट कर दिया गया है, टाइम दे दिया गया है कि 30 सितंबर तक ही आप ये काम कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत 2016 में नवंबर के महीने में 2000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। नवंबर का महीना हम भूल नहीं सकते हैं, जब नवंबर के महीने में कई सारी चीजें हुई थी। जब भारत में जो है पुराने नोटों को बैन किया गया था और नए नोटों को जारी करने की बात की गई थी, तो उसी अवसर पर ही 2016 में ही नवंबर के महीने में ही 2000 के जो नोट हैं उनको भी जारी किया गया था। तो ऑल ओवर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। All banks to continue deposit and or exchange services for rupees 2000 notes till September 30 2023, यानी 30 सितंबर तक आप जो है नोट्स को जो 2000 के नोट हैं उसको एक्सचेंज करा सकते हैं और उसको डिपॉजिट कर सकते हैं बैंकों की शाखाओं में, बैंकों की ब्रांचेस में जाकर। क्लियर हो गया? देखो, आरबीआई के द्वारा डिसीजन लिया गया था 1988 में कि जो कटे फटे नोट हैं और जो जाली नोट हैं उनके सर्कुलेशन पर लगाम लगाने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी अपनाई जाएगी। तो इस क्लीन नोट पॉलिसी को के ऊपर एक डिसीजन लिया गया और इसको 1999 के तहत रिजर्व बैंक के द्वारा अपना लिया गया। और अपनाया किस धारा के तहत गया? तो जो हमारा आरबीआई का एक्ट 1934 है उसकी धारा 27 में ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नोट को, चाहे वो गंदा हो, कटा फटा ही क्यों ना हो, उसको फाड़ नहीं सकता, उसको जला नहीं सकता, किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और ये भी बोला गया कि जो बैंक है वो भी अपने ग्राहकों को गंदे फटे नोट नहीं दे सकते, है ना। उसके बजाय उन्हें साफ सुथरे नोट दिए जाएंगे। अच्छा, जो कटे फटे नोट है, गंदे नोट है, उनके लिए आरबीआई के द्वारा एक काउंटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया टेलर काउंटर। तो आरबीआई के 2009 के नोट रिफंड नियमों के तहत जो गंदे और कटे फटे नोट हैं उनको टेलर अकाउंट के माध्यम से टेलर काउंटर के माध्यम से, यानी एक काउंटर बनाया गया जिसका नाम रखा गया टेलर काउंटर। तो टेलर काउंटर पर आप उसको आसानी से जाकर बदल सकते हैं, है ना। और टेलर काउंटर कब बनाया गया आरबीआई के द्वारा? तो 2009 में बनाया गया, ठीक है। आरबीआई के बारे में बात करें हम तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1 अप्रैल को 1935 में करी गई थी। तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था और अभी जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है ना। और इसके जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में। क्लियर? देखिए, हमारे देश के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा 26 मई को इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। किस नंबर का सम्मेलन है ये? किस नंबर का एडिशन है ये? तो 8th नंबर का एडिशन है।
जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें डिवाइसेस के बारे में बात किया जा रहा है जो मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं। तो किस तरीके से डिवाइसेस का हम उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से निर्माण कर सकते हैं कंपनियों की सहायता से, इन सभी विषयों पर पॉलिसी के तहत, एक नीति के तहत जो है ये सम्मेलन किया जा रहा है। और इसके लिए फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट और साथ में ही जो फिक्की है उनके बीच में टाई अप भी हो गया है। यानी ये दोनों मिलकर इस तरीके के प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइज, ये दोनों मिलकर करा रहे हैं। ठीक है। फिक्की के बारे में बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, इस मौके पर यानी 26 मई को जो ये समारोह होगा, इसके तहत मनसुख मंडाविया जी के द्वारा कुछ नई योजनाएं भी शुरू करी जाएंगी। और इस योजना का नाम क्या है, तो सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर, जिसको AMDCF के नाम से जाना जाएगा, ये योजना भी शुरू करी जाएगी। ठीक है। न्यू स्कीम जिसका नाम क्या है, तो मेडिकल डिवाइस क्लस्टर फॉर कॉमन फैसिलिटीज, AMDCF। ठीक है। ये जो योजना है ये स्टार्ट करी जाएगी जब इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, उस अवसर पर। क्लियर। फिर अगर हम फिक्की के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देखो, ये जो फिक्की एक ऐसा गैर सरकारी व्यापार संघ है जो स्पेशली भारत में स्थित है और भारत के जो कंपनियां हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं शुभ्रकांत। कौन है? शुभ्रकांत इसके अध्यक्ष हैं। इसके गठन के बारे में बात करें तो इसका गठन 1927 में करा गया था घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा, और इसका मुख्यालय हमें नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। देखिए, NIA का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी है ये हमारे देश की, या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA। तो NIA के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त के तहत हमारे देश में जो आतंकवादी संगठन है, जो एक्टिव हैं, या जो गैंगस्टर हैं, जो एक्टिव हैं इस समय पर, या जो ड्रग की तस्करी करी जा रही है, इन तीनों के ऊपर लगाम लगाने के लिए ही ऑपरेशन ध्वस्त चलाया जा रहा है NIA, यानी कि जो हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके द्वारा। इसके लिए पूरे भारत में लगभग 129 स्थानों पर छापे मारे गए हैं NIA के द्वारा, है ना। भारत के 8 राज्यों के 129 स्थानों पर छापे मारे गए हैं, और जो पंजाब का मोगा है और हरियाणा का भिवानी है और दिल्ली का जो उत्तरी पूर्वी जिला है, वहां से एक एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किए गए हैं इस ऑपरेशन के तहत, जिसका नाम है ऑपरेशन ध्वस्त। देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत करी गई थी, जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पर। ठीक है। तो उस आतंकवादी हमले के बाद ही ये डिसाइड किया गया कि हमारे देश में एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए जो आतंकवाद विरोधी या गैंगस्टर या ड्रग्स तस्करी से रिलेटेड जो मामले हैं उसकी जांच कर सके, और जो भी जो जिस तरीके के क्राइम में अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनको पकड़ सके। ठीक है। तो इसके तहत ही इस एजेंसी का निर्माण किया गया है। एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में काम करती है ये, और केंद्रीय आतंकवादी विरोध कानून एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो आपको हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में देखने को मिल जाएंगी। NIA के संस्थापक कौन थे, तो महानिदेशक राधा विनोद राजू थे। कौन थे, तो महानिदेशक थे राजा विनोद राजू, उनके द्वारा ही NIA की स्थापना करी गई थी। ठीक है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो G7 की बैठक है वो जापान के हिरोशिमा में ऑर्गेनाइज करी जा रही है। ठीक है ना। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस अवसर पर जो हमारे PM हैं मोदी हैं, और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, इनके बीच में बैठक हुई है, द्विपक्षीय बैठक हुई है। द्विपक्षीय का बैठक का मतलब ये होता है कि दोनों पक्ष बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे अपनी मित्रता के लिए, जो इनकी फ्रेंडशिप है सदियों से जो चली आ रही है उसके लिए, और साथ में विकास की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो इकोनॉमिकल ग्रोथ के बारे में हो, चाहे वो कल्चरल ग्रोथ के बारे में हो। तो इन दोनों विषयों पर दोनों देशों के जो मुखिया थे उन्होंने बैठकर चर्चा करी, और साथ में ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। अगर G7 के बारे में बात करें तो स्पेशली जो G7 की मीटिंग हो रही है जापान में, इसमें उनके कुछ मुद्दे हैं जिस पर चर्चा किया जा रहा है।
जिसमें सबसे पहला मुद्दा है वो परमाणु निरस्त्रीकरण है, आर्थिक लचीलापन है, सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जलवायु और ऊर्जा है, भोजन और स्वास्थ्य है, डिजिटलीकरण है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। यानी इन सभी विषयों पर चर्चा करी गई है G7 की मीटिंग में। PM Modi held a bilateral meeting with his Japanese counterpart Fumio Kishida ahead of the G7 summit in Hiroshima, Japan on May 20। क्लियर। और इसके बाद साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है यून सुक येल, इनके साथ भी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। G7 समूह के बारे में बात करें तो ये एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं दुनिया के। वो 7 देश कौन से हैं? तो कनाडा, जैसा कि आप इनके जो फ्लैग है वो भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और जो यूरोपीय संघ है वो भी इस संघ का हिस्सा है। ठीक है। अगर G7 के गठन के बारे में बात करें तो G7 का गठन किया गया था 25 मार्च को 1973 में। और इसकी जो पहली मीटिंग है वो कब हुई थी? तो इसकी पहली मीटिंग हुई थी 15 नवंबर को 1975 में। यानी गठन किया गया था मार्च के महीने में 25 मार्च को 1973 में। और इसकी पहली मीटिंग कब करी गई थी? यानी जो पहला शिखर सम्मेलन था वो कब करा गया था? तो पहला शिखर सम्मेलन करा गया था 1975 में 15 नवंबर को। जापान के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, देखो जापान आर्थिक स्थिति की दृष्टि से बात के इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर जापान की आर्थिक स्थिति के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, सेकंड नंबर पे चाइना आता है और तीसरे जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की वो है जापान। जापान की राजधानी हमें टोक्यो में देखने को मिलेगी, मुद्रा येन है और प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको माउंट फूजी जो फ्यूजी है या जिसको हम माउंट फूजी भी कहते हैं वो भी देखने को मिल जाएगा। जापान का जो नाम है जो परंपरागत रूप से इसको कहा जाता है वो क्या है? तो निहोन या निप्पान भी कहा जाता है। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो आपको एशिया का पूर्वी एशिया जो मैप है वो देखना पड़ेगा और उसमें पश्चिमी प्रशांत महासागर में यानी प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी वाला एरिया है वहां आपको जापान देखने को मिल जाएगा। और जापान के जो द्वीप है उनके बारे में जरूर हम चर्चा करेंगे। अगर आप जापान को देखोगे तो वो 4 द्वीपों से मिलकर बना है और सबसे बड़ा जो द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। तो ये 4 द्वीप कौन कौन से हैं? तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू है, जिसमें से होन्शु जो द्वीप है वो सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। ठीक है। ये थोड़ी सी जानकारी है जापान के बारे में। अच्छा देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने ये न्यूज़ कवर करी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसीजन लिया है कि दिल्ली में जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं उनके नियुक्ति के लिए, उनके ट्रांसफर के लिए जो सारा अधिकार है वो वहाँ की सरकार को दे दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी विषय पर ध्यान रखते हुए, इस विषय को ही ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के लिए अध्यादेश जारी करा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ये बोला गया है कि दानिश का मतलब दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली का जो सिविल सेवा कैडर है उसमें जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं उनके तबादले के लिए इस प्राधिकरण की नियुक्ति करी गई है। यानी उनके तबादले, उनकी नियुक्ति से रिलेटेड जो है इस प्राधिकरण की नियुक्ति करी गई है ना। और ये माना जा रहा है कि जो डिसीजन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर ही ये अध्यादेश जारी करा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, ये जो प्राधिकरण बनाया जाएगा इसमें बोला गया है कि जो हेड होंगे वो दिल्ली के दिल्ली के मुख्यमंत्री ही होंगे। यानी जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के होंगे वही इस प्राधिकरण की अध्यक्षता करेंगे और इसके अलावा मुख्य सचिव होंगे और प्रमुख सचिव गृह होंगे। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह इसमें शामिल किए जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि प्राधिकरण के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो जो डिसीजन है वो मतदान के द्वारा लिया जाएगा। यानी जो लोग भी उपस्थित होंगे मतदान करेंगे किसी भी मुद्दे पर और उसके बाद ही जिस हिसाब से मतदान होगा प्राधिकरण के द्वारा उसी तरीके का डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो हम सबको पता है कि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो जब ये प्राधिकरण के लिए अध्यादेश आया है तो इस अवसर पर जो मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के
तरफ से अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बोला है कि ये एक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की अवहेलना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है और दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने की कोशिश करी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो क्या है, तो द ऑर्डिनेंस 2023 इज बीइंग सीन एज एन अटेम्प्ट टू नलिफाई लास्ट वीक्स judgment by a constitution bench of the Supreme Court which had handed over the reins of services to the Delhi government। ठीक है, देखिए क्रिकेटर है जिनका नाम है आदित्य भूषण, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव। इस बुक का विमोचन किया गया है और जब इस बुक का विमोचन किया गया तो इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट कप्तानों की आपको एक श्रृंखला देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। लगभग 6 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान यहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें सचिन तेंदुलकर, गुडम्पा विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगेसकर, रवि शास्त्री, कपिल देव मौजूद थे। इस बुक में अंशुमन गायकवाड़ की कहानी है, किस तरीके से उन्होंने क्रिकेट टीम के अपने साथियों, विरोधियों, चयनकर्ताओं, अंपायर थे, दोस्त थे, जो उनके परिवार के सदस्य थे, किस तरीके से इनके साथ इनके संबंध थे, क्या क्या इंसिडेंट हुए थे, उन सब का इसमें वर्णन देखने को मिलेगा। अंशुमन गायकवाड़ जी के बारे में बात करें तो इन्होंने लगभग 50 साल का जो समय है वो क्रिकेट को दिया है, एक बल्लेबाज के रूप में, प्रशासक, चयनकर्ता, कोच और मीडिया कर्मी के रूप में। CCI यानी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1933 में करी गई थी, जिसको हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ठीक है, मुख्यालय इसका मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में देखने को आपको मिलेगा और इसके अध्यक्ष कौन है, तो मधुमती लेले। अध्यक्ष कौन है, तो मधुमती लेले। क्रिकेटर आदित्य भूषण बुक गट्स एमिडस्ट ब्लड बैथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव रिलीज्ड। ओके, अच्छा 2023 में कुछ प्रमुख पुस्तकें की लिस्ट है यहाँ पर, जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक पर, जैसा कि आप सबको पता है कि PDF के फॉर्म में जो हमारा मटेरियल है, कंटेंट है, उसको उपलब्ध करा दिया जाता है, तो वहाँ पर भी जाकर आप ये पूरी प्रॉपर लिस्ट देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के बारे में बात कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। MK स्टालिन के द्वारा भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है, जो बनाया गया है कहाँ पर, तमिलनाडु में। इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो 570 मीटर लंबा है और 4.2 मीटर इसकी चौड़ाई है। अच्छा, कहाँ पर बनाया गया है ये स्काई वॉक पुल, तो जो मामबलम रेलवे स्टेशन है वहां पर टी नगर बस टर्मिनस के बीच में इस एक कनेक्शन के माध्यम से ये जो स्काई वॉक पुल है ये जोड़ने का काम करेगा। यानी जो मामबलम रेलवे स्टेशन है और टी नगर बस टर्मिनस है, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। इसमें पैसा कितना लगा है, यानी कितनी इन्वेस्टमेंट करी गई है, तो 28.45 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो बनाया गया है ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन यानी GCC के द्वारा। ठीक है, इंडियाज लॉन्गेस्ट स्काई वॉक ब्रिज इनॉग्रेटेड इन तमिलनाडु। क्लियर, इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, लाइक करना मत भूलिए। आपके लाइक करने से मुझे हिम्मत आती है, मुझे हौसला मिलता है काम करने का। और साथ में जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर शेयर कर दिया जाता है जो हमारा कंटेंट होता है, तो वहाँ पर भी जाकर अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करिए, खूब पॉजिटिव रहिए और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।